जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमले के बाद फिर दिखे कालूचक मिलिट्री बेस पर 2 संदिग्ध ड्रोन। आर्मी की फायरिंग के बाद अंधेरे में गायब हुए। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की कायराना हरकत। अवंतीपुरा में मिलिटेंट्स ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर की फायरिंग में पत्नी और बेटी समेत एसपीओ की भी मौत। यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं। राज्य कमेटी के समर्थकों को जगह नहीं मिलने से पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नाराज। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर की एक और बड़ी करतूत, भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की। ये सारी खबरें आपको तूफानी रफ्तार से सीधे फील्ड से दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ ढेर। यह वही इलाका है जहां से लश्कर के एक टॉप कमांडर को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर में आज फिर गोलियां गूंजी। श्रीनगर के परीमपुरा इलाके के रिहायशी इलाके मलहुरा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घेरा डाल दिया। उसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। इस एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी बाह में गोली लगी है। यह एनकाउंटर श्रीनगर के उसी परीमपुरा इलाके में हुआ जहां से आज लश्कर के टॉप कमांडर नदीम अब्रार को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की कायराना हरकत। अवंतीपुरा में मिलिटेंट्स ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर की फायरिंग में पत्नी और बेटी समेत एसपीओ की भी मौत। जनाजा निकल रहा है और यहाँ ये लोग ऐसे बिलख कर रो रहे हैं कि कलेजे में दर्द हो जाए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में शहीद पुलिसकर्मी फयाज अहमद के घर से 3 जनाजे निकल चुके हैं। मिलिटेंट्स के हमले में पहले 41 साल के फयाज और उनकी पत्नी ने दम तोड़ा और बाद में बेटी ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। आज अंतिम संस्कार किया गया तो जैसे घाटी में आंसू की नदी बहने लगी। पुलवामा के अवंतीपुरा में मिलिटेंट्स ने घर में घुसकर फयाज अहमद के परिवार पर फायरिंग की थी। इस वारदात में इलाके में काफ़ी गुस्सा है। सुरक्षा बल दोषी मिलिटेंट्स की सरगर्मी से तलाश कर रही है। रात 2 टेररिस्ट आए और इंडिया से लग रहा था कि एफटी है। और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी को बचाने के ऊपर ही फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको यूटिलाइज करेंगे। कश्मीर में मिलिटेंसी का जिस तरह से अंत हो रहा है, उससे डरे हुए मिलिटेंट अब सुरक्षा बलों के परिवारों को निशाना बनाकर डर फैलाना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला मिलिटेंसी के खिलाफ हाई हो चुका है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर नदीम अब्रार गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में कई हत्याओं में शामिल आतंकी नदीम को सुरक्षा बलों ने घेर कर दबोच लिया तो वो फूट कर रोने लगा। श्रीनगर के पारीमपुरा इलाके में नदीम को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो आल्टो कार में सवार होकर जा रहा था। लश्कर का टॉप कमांडर नदीम लावेपुरा अटैक में भी शामिल था, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। खबर यह भी है कि नदीम के साथ एक और संदिग्ध आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। साल 2018 से ही नदीम अब्रार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में अब तीखी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल को भ्रष्ट कहा तो राज्यपाल ने जवाब में इन सारे आरोपों को झूठा करार दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच चल रही लड़ाई का ये नया राउंड शुरू हो गया है। ममता ने आरोप लगाया कि 1996 के जैन हवाला केस की चार्जशीट में जगदीप धनखड़ का नाम है। ममता ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को 3 चिट्ठी लिखी है।
Government to allow a governor like this. हावला ज्वाइन केस में अगर गवर्नर का गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर जवाब देने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मीडिया के सामने आने के बाद इन सारे आरोपों को गलत और झूठा बताया। Let me tell you, your governor has not been charge sheeted. I did not expect this from a seasoned politician. I have taken no step from any court in Hawala charge sheet because there was none. राज्यपाल ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन मानता हूं, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो सच से कोसों दूर है। यूपी धर्मांतरण रैकेट मामले में एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। यूपी एटीएस ने इस मामले में शामिल केंद्र सरकार के महिला बाल कल्याण मंत्रालय के एक कर्मचारी को भी किया गिरफ्तार। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें शामिल हैं गुड़गांव का मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, महाराष्ट्र के बीड़ जिले का इरफान शेख और उत्तम नगर दिल्ली का राहुल भोला। पता चला है कि महिला बाल कल्याण मंत्रालय का कर्मचारी इरफान जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाकर इस गिरोह तक पहुंचाता था। साथ ही वो गूंगा बहरा शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो गूंगे बहरे बच्चों को उनकी भाषा के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए समझाता था। पूछताछ के दौरान काजी जहांगीर अपने ही बयानों के जाल में फंस गया था, क्योंकि ना तो उसे और ना ही उमर गौतम को गूंगे बहरों की भाषा आती थी। लिहाजा पूछताछ में उन्हें उन लोगों के नाम उगलने ही पड़े जो उनकी मदद कर रहे थे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमले के बाद फिर दिखे कालूचक मिलिट्री बेस पर 2 संदिग्ध ड्रोन। आर्मी की फायरिंग के बाद अंधेरे में गायब हुए। टूटी छत और परिसर में फैले शीशे के ये टुकड़े उन धमाकों के बाद सामने आए जिनका ड्रोन के जरिए करवाने का दावा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर इस आतंकी हमले की जांच हो रही थी कि कुछ ही घंटों के बाद एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन दिख गए। जम्मू के ही कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन दिखाई दिए हैं। दोनों अलग अलग जगह दिखे, जिसके बाद सेना ने उन्हें गिराने के लिए फायरिंग की, पर वो अंधेरे में गायब हो गए। मिलिट्री ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये खुलासा हुआ है कि जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर जो हमला हुआ उसमें खतरनाक विस्फोटक TNT या RDX का इस्तेमाल हुआ। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि जो ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल हुए उन्हें सीमा पार से चलाया जा रहा था। कोरोना से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने किए बड़े ऐलान। कोरोना प्रभावित सेक्टरों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस राहत पैकेज की घोषणा की। जिन क्षेत्रों के लिए लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया गया है उनमें 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए, जबकि 60,000 करोड़ रुपए अन्य दूसरे सेक्टर के लिए हैं। इसके अलावा 25 लाख लोगों को लोन की सुविधा देने के लिए नई योजना का भी ऐलान हुआ है। पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा कदम ये नई योजना के माध्यम से उठाया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता 11,000 से ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल और टूरिज्म के जुड़े हुए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए किया गया है। ये बिल्कुल नई लोन गारंटी स्कीम है जो कोविड से प्रभावित क्षेत्र हैं उसको मददगार साबित होगी। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से मान्यता प्राप्त 11,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट गाइडों और ट्रैवल और टूरिस्ट एजेंसियों के लिए भी लोन और आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। 2022 के चुनाव पर ध्यान लगाने के लिए पार्टी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव से भी दूर रहेगी। यूपी को बचाना है, बचाना है। सर्वजन को बचाना है, बचाना है। बीएसपी को सत्ता में लाना है, व जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है। इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा।
इस नारे के साथ मायावती ने आज फिर यूपी में 2022 की चुनावी लड़ाई में ताल ठोक दी। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और जिस तरह जिला पंचायत चुनाव में धांधली हो रही है उसको देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी। अब पूरा ध्यान 2022 के विधानसभा चुनाव पर ही होगा। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। इसलिए बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी के नेता यूपी में बीएसपी के साथ गठबंधन होने का बयान दे रहे हैं, जिसे आज फिर मायावती ने खारिज कर दिया। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब सरकार ने पहले केजरीवाल को पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचकर दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब चुनाव को देखते हुए केजरीवाल दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कैप्टन सरकार ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं दी है। पंजाब सरकार की कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की घबराहट आप इससे देख सकते हैं कि वो वेन्यू जहाँ पर इस घोषणा का ऐलान करना था उस वेन्यू में इजाज़त कैंसिल कर दी गई, परमिशन नहीं दी गई। पर कैप्टन साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होकर ही रहेगी। पंजाब के सीएमओ ने साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल चाहें तो पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पंजाब में सियासी माहौल इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि करीब 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। लंदन के एक रेलवे स्टेशन पर भीषण आग से मची अफरा तफरी। इस आग ने अपनी चपेट में कई दुकानों को और कुछ कारों को भी ले लिया। लंदन की दोपहर आज इस तरह से धुएं से भर गई। सेंट्रल लंदन के एलिफेंट एंड कैसल रेलवे स्टेशन पे भीषण आग लगी और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। पूरे स्टेशन के ऊपर काले धुएं के बादल छा गए। इस आग में 3 दुकानें बुरी तरह जल गईं, जबकि स्टेशन के पास 6 कारें भी स्वाह हो गई। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां और 100 दमकल कर्मी आग बुझाने की जद्दोजहद में लगे रहे। लंदन के जिस रेलवे स्टेशन पर आग लगी थी वो बहुत ही व्यस्त रेलवे हब माना जाता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में किसी भी तरह का आतंकी कनेक्शन मानने से इनकार किया है। इटली ने अब मास्क को बाय बाय कह दिया है। इटली में अब बाहर निकलने के लिए मास्क लगाना जरूरी नहीं है। कभी कोरोना की भीषण मार झेलने वाले इटली में अब कोरोना के डर से मुंह पर मास्क लगाने के दिन गए। इटली के लोगों ने आज यानी सोमवार से खुली हवा में सांस लेना शुरू कर दिया है। इटली की सरकार ने अपने नागरिकों की ये आज़ादी बहाल कर दी है। इटली की सरकार ने साइंटिफिक टेक्निकल कमेटी की सलाह पर ये अहम फैसला किया है। इटली के लोग पिछले करीब 8 महीने पहले से अनिवार्य मास्क के नियम का पालन कर रहे थे। इटली में पिछले साल अक्टूबर के महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर का अटैक हुआ था तो लोगों के लिए बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन और रैपिड ट्रेन के बाद अब स्काई ट्रेन का कारनामा। चीन में शुरू हुई पहली स्काई ट्रेन। आसमान में लटकती हुई दिख रही ये ट्रेन की तस्वीरें चीन से आई हैं। 3 तरफ से शीशे की दीवार है और ट्रेन का ऊपरी हिस्सा ट्रैक से कनेक्टेड है। चीन के सिचुआन प्रांत के चेंडगू में शनिवार को स्काई ट्रेन की शुरुआत हुई। ट्रेन में एक साथ 120 लोग यात्रा कर सकते हैं और इसकी अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। खास बात यह है कि स्काई ट्रेन के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ी है। इसकी बनावट ऐसी है कि अंदर से बाहर का खूबसूरत नजारा तीनों तरफ से लिया जा सकता है। पांडा के आकार की दिखने वाली ये ट्रेन काफी आकर्षक है। बताया जा रहा है कि इसका किराया भी कम है और इस पर खर्चा भी कम आएगा। भीड़ भाड़ से अलग कम दूरी की यात्रा के लिए एक्सपर्ट इसे आवाजाही का बेहतर साधन बता रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में भी लव जहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठी। अकाली दल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन की शिकायत की। श्रीनगर से दिल्ली तक ये विरोध प्रदर्शन सिख समुदाय के लोगों ने किया। इन लोगों का आरोप है कि कश्मीर घाटी में सिख लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि 1 महीने के अंदर 4 सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया है। और इसी मुद्दे पर अकाली दल नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सिख नेताओं का एक दल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर इस मामले में शिकायत की। सिख नेताओं ने जम्मू कश्मीर में भी लव जहाद कानून की तर्ज पर कानून बनाने की मांग की। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया। देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ अब तक यूपी और एमपी में कानून बनाया गया है। बहला फुसलाकर शादी कर और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ इन कानूनों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। फिलहाल कारणों का पता नहीं, पुलिस कर रही है जांच। गाजियाबाद के लोनी इलाके का ये वीडियो है। पुलिस और स्थानीय लोगों की भीड़ उस गली में है जहां रईसुद्दीन के साथ उनके ही 2 बेटे अजरुद्दीन और इमरान की हत्या की गई है। परिवार की एक महिला जो कि रईसुद्दीन की पत्नी है, उनको भी गोली लगी है, जिनका दिल्ली में इलाज हो रहा है। घटना तड़के करीब 3 बजे की है। घर में घुसकर परिवार पर गोलियां बरसाई गई है। रियाज उर्फ रईसुद्दीन का कपड़े का कारोबार है। हमला किसने और क्यों किया, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। थाना लोनी क्षेत्र में एक मोहल्ले में एक परिवार में 4 लोगों को गोली लगने की सूचना प्राप्त थी और जिसमें से अभी की स्थिति है कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जो उपचाराधीन है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी टीमें अपना अपना काम कर रही हैं। हमने थाना सर्किल स्तर पर अलग अलग 3 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग पहलुओं की जांच कर रही हैं। घटना घनी बस्ती में हुई है। घटना के पीछे क्या कारण रहे इसकी जानकारी की जा रही है। गाजियाबाद की घटना पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। गाजियाबाद जिला वैसे ही बेहद संवेदनशील माना जाता है और पिछले कई दिनों से किसी न किसी बड़ी घटना को लेकर चर्चा में है। फिलहाल इस वारदात ने सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। कुमारी ने एक दिन में 3 गोल्ड जीतकर घर में देश का डंका बजाया। पेरिस में चल रहे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 टूर्नामेंट में भारत ने रविवार को 3 गोल्ड मेडल जीते। ये तीनों मेडल झारखंड की दीपिका कुमारी ने दिलाए। पहले दीपिका ने नेतृत्व में ही भारतीय महिला रिकर्व ने भी गोल्ड जीता। टीम इवेंट में भारत ने मेक्सिको को 5-1 के साथ आसान शिकस्त दी। भारतीय टीम में दीपिका, अंकिता भगत और कोमोलिका बारी के साथ तिकड़ी बनाकर बाजी मारी। इसके बाद पति अतनु दास के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल में गोल्ड के लिए निशाना साधा, जिसमें इस जोड़ी ने नीदरलैंड के जेफ वॉन डेनबर्ग और ग्रेविएला शोलेसर को 5-3 से शिकस्त दी। फिर बारी आई दीपिका के एकल मुकाबले की। दिन खत्म होने तक व्यक्तिगत इवेंट में भी दीपिका ने देश को गोल्ड दिलाया। इस मुकाबले में रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हराया। दीपिका और अतनु दास की जोड़ी पहले भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब दीपिका के 3 स्वर्ण पदक जीतने के बाद टोक्यो ओलंपिक में भी उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।